देखो आज अपने शुरू करेंगे क्या, रासायन विज्ञान पढ़ दिखाई दे रहा है स्पष्ट सबको, केमिस्ट्री। इधर ध्यान दो, जैसे बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, सबसे छोटी चीज क्या होती है, कोशिका। कोशिका और कोशिका मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनते हैं उत्तक। उसके बाद बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, फिर बॉडी बनती है। ये तो बायोलॉजी खत्म। ऐसे केमिस्ट्री में सबसे छोटी चीज क्या होती है, एटम होता है, परमाणु। परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद बनता है पदार्थ, कंपाउंड बनता है, या फिर इसको सबस्टांस कहते हैं। पदार्थ और पदार्थ मिलकर एक बड़ा बनाते हैं आगे यौगिक। फिर यौगिक आपस में मिलते तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, मिक्सचर। ये केमिस्ट्री खत्म। ऐसे ठीक है। तो जैसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजें अंग पढ़े थे हमने शरीर के अंदर, अमाशय अग्नाशय है ना, बहुत सारे। ऐसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, परमाणु आना चाहिए। बिना परमाणु के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, रासायन विज्ञान नहीं पढ़ सकते। यूं मान लो ये रासायन विज्ञान के क्या कबूतर है, ये तो हिंदी पढ़ने के लिए क्या कबूतर है ना, आने चाहिए ना। ऐसे रासायन विज्ञान पढ़ने के लिए आपको परमाणु आने चाहिए। परमाणु है क्या चीज, प्रकृति की मूलभूत इकाई है ना, वो परमाणु है। धरती पर बिना परमाणु के कुछ भी संभव नहीं है। आप कुछ भी चीज देख लो, हर जगह परमाणु है। जैसे हमें हमारे जीवन का मूलभूत आधार क्या, पानी जीने के लिए चाहिए। पानी दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। खाना खाते हो, भोजन पचता है, ग्लूकोज बन जाती है, C6H12O6। तो ग्लूकोज है वो तीन प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी हुई है। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है ना। ये दीवार पे किया हुआ है कलर है ना, कलई, ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये तीन प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना। आप कॉपी में लिख रहे हो, कागज, लकड़ी, कोयला, ये क्या है, ये कार्बन है। पंखा चल रहा है, इसके अंदर कोई परमाणु होगा, या तो तार बनेगी या होगी लोहे की, इसके अंदर आयरन लगा है, एल्यूमिनियम की तार होती है, तांबे की तार होती है ना। ये भी परमाणु, देखो धातु है एल्यूमिनियम। हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, कैल्शियम है। यानी प्रकृति में बिना परमाणु के कुछ भी संभव नहीं है। प्रकृति की मूलभूत इकाई है ना, वो परमाणु है, जो समझ लो आप। अब ये परमाणु वाला काम शुरू कहां से हुआ, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग डालो केमिस्ट्री में, सबसे पहला टॉपिक है परमाणु संरचना, या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल लो, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना सबसे पहले आपको परमाणु पढ़ने पड़ेंगे। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, तभी आगे वाले टॉपिक आप पढ़ पाओगे। केमिस्ट्री में क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, 9th 10th में आप पढ़ के हो, परमाणु, अणु, है ना, धातु, अधातु, उपधातु, अम्ल, क्षार, लवण, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कार्बन तथा उसके अपर रूप, ईंधन, LPG, ऐसे नाम पढ़े होंगे ना। सारी चीजें किस में आती है, केमिस्ट्री में आती है, रासायन विज्ञान में। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना परमाणु संरचना, या परमाणु तथा अणु भी लिख सकते हो, एक ही बात है। परमाणु संरचना या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कह देते हैं। ये परमाणु वाला काम है ना, अब का नहीं है, बहुत समय पहले ये काम शुरू हो गया था, ठीक है ना। अगर बात करें अपने परमाणु की, तो जो परमाणु है, बहुत खराब है। बात करें अगर परमाणु की, परमाणु के बारे में सबसे पहले, बहुत समय पहले हम जानते नहीं थे, ठीक है। आज से लगभग 400-500 ईस्वी पूर्व वैज्ञानिक नहीं होते थे, दार्शनिक होते थे। जैसे आजकल आप जिसको वैज्ञानिक कहते हो ना, वो पहले वाले जमाने में दार्शनिक होते थे। जैसे आप कहते हो आर्यभट्ट, ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, महर्षि कणाद, है ना, अरस्तु, ये क्या है, दार्शनिक होते थे। क्यों, पहले वाले जमाने में हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक डेवलप नहीं थी ना, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे कि हम कुछ खोज कर सके, बता सके, अंदाजा लगाते, पूर्वानुमान लगाते थे, उनको कहते दार्शनिक। एक दार्शनिक आया 400 से 500 ईस्वी पूर्व भारत का, जिस बंदे का नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद नाम के बंदे ने क्या बोला कि आप प्रकृति का कोई भी पदार्थ ले लो, उसे काटते जाओ, काटना होता है विभाजन, तो बोल दो काटता जाओ, काटता जाओ, अंत में उसका एक ऐसा कण बचेगा जिसको आगे आप और नहीं काट पाओगे। वो अंतिम बचा हुआ कण ही क्या कहलाता है, परमाणु। इतनी बात बताई, सिद्ध नहीं कर पाया, चला गया। तो महर्षि कणाद ने क्या बोला कि यदि प्रकृति के किसी पदार्थ को
विभाजित किया जाए तो विभाजन की इस प्रक्रिया में अंतिम बचा हुआ सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। यह बात बोली इसने, इतना बोलकर चला गया। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भारतीय दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार, कणाद के अनुसार क्या बोला इसने? इसने बोला यदि किसी पदार्थ को विभाजित किया जाए, विभाजन का मतलब है काटना या बांटना, विभाजित किया जाए, यदि किसी पदार्थ को विभाजित किया जाए तो विभाजन की इस प्रक्रिया में, विभाजन की इस प्रक्रिया में अंतिम बचा सबसे छोटा, अंतिम बचा सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। ये कब की बात है? 400-500 ईस्वी पूर्व की बात है, जिस समय हम वास्तव में ये नहीं जानते थे कि जीवन का अस्तित्व क्या है। उस समय बंदा ये केमिस्ट्री के साथ पंगे ले रहा था, रसायन बता रहा था। उस समय अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है? यदि किसी पदार्थ को विभाजित किया जाए तो विभाजन की इस प्रक्रिया में अंतिम बचा हुआ सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। मान लो मेरे हाथ में मार्कर, इसको आप एक पदार्थ मान लो, ठीक है, इसको एक कंपाउंड मान लो, एक सब्सटेंस मान लो। इस मार्कर को मैं काटता जाऊं, मतलब विभाजन कर रहा हूं, इसको काटता जाऊं, अंत में मेरे पास इसका एक ऐसा कण आएगा जिसको मैं आगे और नहीं काट पाऊंगा। आगे और नहीं काट पा रहा हूं मतलब विभाजित नहीं कर पा रहा हूं। विभाजित नहीं कर पा रहा तो क्या नाम दे दूं? अविभाज्य। विभाजित नहीं हो रहा तो क्या बोलूंगा? तो उसी को नाम क्या देंगे? परमाणु। इतना बोलकर चला गया। खोज का सिर इसको नहीं जाता, सिद्ध नहीं कर पाया। तो ये मैंने थ्योरी क्यों बताई? क्वेश्चन आता परमाणु को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? वो तो होगा महर्षि कणाद ने। कणाद ये बोलकर चला गया। उसी समय एक और दार्शनिक आया, ये भी भारत का था, जिसका नाम था कात्यायन। कात्यायन नाम के बंदे ने बोला ना ना, ये अविभाज्य कण नहीं है। उसने कहा ये सूक्ष्मतम कण होता है। पेपर पूछेंगे परमाणु को सूक्ष्मतम कण किसने कहा? कात्यायन ने कहा। एक तो बोल रहा है अविभाज्य कण होता है, एक बोल रहा है सूक्ष्मतम कण होता है। इन्हीं के बीच में दो दार्शनिक, ये तो भारत के थे, दो दार्शनिक ग्रीक के टपक गए। ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक। एक का नाम था ल्यूसिपस, एक का नाम था डेमोक्रिटस। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, दो ग्रीक दार्शनिक थे, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। इन्होंने कहा ना ना, अविभाज्य कण नहीं होता, सूक्ष्मतम कण भी नहीं होता, ये एटम होता है। इन्होंने परमाणु को क्या नाम दिया? तो परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग धारणाएं दी, सिद्ध कर नहीं पाए, चले गए। तो एक तो था महर्षि कणाद, एक था कात्यायन, दो थे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, है ना। तो क्या पूछेंगे इनके संबंध में थ्योरी? परमाणु को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? यानी केमिस्ट्री वाला पंगा है ना, पूरे संसार में भारत वालों ने शुरू किया था। और अपने वालों की खास बात होती है, काम शुरू तो कर लेते हैं, आगे ताबक हो नहीं हो, फिर गोचर नहीं कर लेते पहले, बाद में समझ से बाहर हो जाता है। चालू तो करके छोड़ दिया, पल्ले नहीं पड़ा। और परमाणु को सूक्ष्मतम कण किसने कहा? कात्यायन। और परमाणु को एटम नाम किसने दिया? एक ही धारणाएं। लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ, 400-500 साल पहले कौन ध्यान देता था, है ना।
कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, इनके प्रैक्टिकल प्रयोग सारे दबकर रह गए यहीं पर। फिर 200-300 साल गुजर गए। सबसे पहले बंदा आया 1803 के अंदर, जॉन डाल्टन नाम का। उसने 5 साल मत्थामारी की, 1803 से 1808। 5 साल में उस बंदे ने यह सिद्ध कर दिया था कि परमाणु नाम की चीज होती है। उसने प्रूफ दिए थे। इसीलिए परमाणु के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? जॉन डाल्टन मानते हैं, महर्षि गणाद को नहीं मानते। ये सिर्फ परिभाषा है, इसने सिर्फ डेफिनेशन दी थी। रफ कर दूं? अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन लिख लेना। हर चीज का एक जनक या पिता होता है ना? जैसे जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है? तो अरस्तु है। ऐसे रासायन विज्ञान के बारे में पूछे, रासायन विज्ञान की जनक या पिता पूछे तो लेवोसिए है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री है, फादर ऑफ बोटनी है, फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ फिजिक्स है। ऐसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान के जनक या पिता पूछते, पेपर में क्वेश्चन आता है रासायन विज्ञान के जनक या पिता पूछे तो वो एक वैज्ञानिक थे, लेवोसिए। कई बुक्स के अंदर इसको लेवोइजर भी लिखा गया है, सेम ही है, लेवोइजर बोलो चाहे लेवोसिए बोलो, यही एक ही बंदा है। ठीक है, रासायन विज्ञान के जनक या पिता। चलो अब शुरू करते हैं टॉपिक को। यह था केमिस्ट्री के बारे में। शुरुआत कैसे हुई परमाणु की? अब देखो, पहले मैं आपको कुछ वैज्ञानिक बता देता हूं। ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि परमाणु एक खोखला गोला होता है, एक उसमें इलेक्ट्रॉन नाम की चीज है, एक प्रोटॉन नाम की चीज है, एक न्यूट्रॉन नाम की चीज है, एक परमाणु खुद है। और परमाणु का सेंटर पॉइंट बोलते हैं कि एक परमाणु में होता है नाभिक। ऐसे नाम तो पढ़े ही होंगे आपने। एक एक करके सारी चीज पढ़ाऊंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन पढ़ाऊंगा, पूरा प्रोटॉन, पूरा न्यूट्रॉन। पहले इनकी खोजकर्ता पढ़ लेते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, न्यूट्रॉन खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की, परमाणु की खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो परमाणु की मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत कण। तो परमाणु के मूलभूत कण होते 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ऐसा नहीं है मूलभूत 3 है, बाकी बहुत होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा और भी है, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, पाई मेसोन, डेल मेसोन, अल्फा मेसोन, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत कण होते हैं। पर मूलभूत 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो दूसरे वाले ये पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, ये क्या है? ये होते नहीं है। तो कई बार जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है ना, नाभिकीय विखंडन या संलयन, नाभिकीय विखंडन मतलब बम फटना, नाभिकीय विखंडन है, सौर ऊर्जा बन रही है, नाभिकीय संलयन है। कई बार जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विपरीत कुछ कण अल्प समय के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के विपरीत पॉजिट्रॉन आ जाता है, अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, बाद में खत्म भी हो जाते हैं, तो रहते नहीं है। इसलिए मूलभूत कितने मानते हैं? 3। एक ट्रिक से याद करवा देता हूं, बाकी आप सीधा भी याद रख सकते हो। एक लाइन याद रखनी है आपको, ईंट पर पोगो संग नाचो। पोगो होते हैं ना, पांडा गेम में आते हैं ना, पोगो गेम खेलते हो ना, उसमें पोगो आते हैं ना, पांडा छोटे छोटे। ईंट पर पोगो संग नाचो। गेम तो खेलते ही हो, वैसे कई बार गेम ही खेलते हो। ईंट पर पोगो संग नाचो। अब याद रखना, ये पैसे परमाणु रहस्य रदरफोर्ड बनता है, कई लोग ये बताते हैं। इसलिए पहली गलती ये मत करना रदरफोर्ड वाली, अभी लिखना नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग करूंगा मैं। रदरफोर्ड वाली गलती मत करना कि परमाणु रहस्य रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया था। वो नाभिक की पुष्टि करता है, ना कि परमाणु की। पुराने वाली किताबों में पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ मिलता है। 2013 के बाद का जो बुक है ना, एग्जाम बोर्ड ने चेंज कर दिया इसको, इस क्वेश्चन में रीड भी लगी थी, ये गलत हो गया। तो ये रदरफोर्ड की जगह ना, यहां पे आप चेंजिंग है वो लिखनी है डाल्टन। तो ईंट पर पोगो संग नाचो, ई से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से बनेगा टॉमसन या कह लो थॉमसन। इसी को कहते हैं जे टॉमसन, इसी का ही नाम है जे थॉमसन। कई बार पेपर में टॉमसन आ जाता है, कई बार थॉमसन आ जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं, एक ही बंदा है, या टॉमसन बोलो या थॉमसन बोलो। पूरा नाम था जे टॉमसन, जेम्स जॉर्ज टॉमसन। पैसे बनेगा परमाणु,
और डैश से बनेगा डाल्टन या फिर जॉन डाल्टन कह लो। ओ से बनेगा प्रोटॉन, गो से बनेगा गोल्ड स्टीन, गो से बनेगा गोल्ड स्टीन, संग कुछ नहीं है। न से बनेगा न्यूट्रॉन, चे से बनेगा चेडविक या जेम्स चेडविक। एक ही बात है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 या 1897 से 98 ऐसे लिख सकते हो। परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने 1803 से 1808 था, लास्ट में 1808 में सिद्ध हुआ तो ये मानते हैं। प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886 में, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में। सबसे अंतिम खोजा गया मौलिक न्यूट्रॉन था। अब देखो कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जैसे मान लो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी बुक आती है, स्पीडी की है, हेराल्ड की है, मूमल की है, दृष्टि की, क्या तुम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आता है प्रोटॉन के खोज करता, आगे लिखा होता है गोल्डस्टीन। फिर आप एक दो पेज पलटे, फिर क्वेश्चन आ गया प्रोटॉन के खोज करता, लिखा होता रदरफोर्ड। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या समस्या है, ये रदरफोर्ड है गोल्डस्टीन है? कई लोग पढ़ाते हैं रदरफोर्ड, कई पढ़ाते हैं गोल्डस्टीन, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन का संबंध गोल्डस्टीन से भी है, प्रोटॉन का संबंध रदरफोर्ड से भी है, पर फर्क बहुत बड़ा है। क्या? जब हमने प्रोटॉन खोजा था ना गोल्डस्टीन 1886 में, पहले हम देखो इलेक्ट्रॉन को म्यू लिखते हैं, है ना, प्रोटॉन को म्यू लिखते हैं, न्यूट्रॉन को म्यू लिखते हैं। कारण इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश है तो माइनस लगाते हैं, प्रोटॉन पर एक धन आवेश होता है तो प्लस लगाते हैं। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, ना धन आवेश ना ऋण आवेश, उदासीन होता है। गाड़ी होती है ना, कहते हैं न्यूट्रल कर दो, गाड़ी न्यूट्रल का मतलब क्या? उदासीन। आगे वाला गियर डालोगे तो आगे जाएगी, बैक गियर डालोगे पीछे जाएगी, न्यूट्रल कर दोगे तो ना आगे ना पीछे। तो इस न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन, ना तो आगे ना पीछे, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं होता, इसलिए सीधा लिखते हैं। अब पहले जब प्रोटॉन की खोज हुई थी ना 1886 में, इसको हम प्रोटॉन नहीं कहते थे। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को यह बोला कि परमाणु के अंदर एक ऐसा कण पाया जाता है जिस पर एक धनावेश होता है। परमाणु के अंदर ऐसा कण पाया जाता है जिस पर एक धनावेश होता है। गोल्डस्टीन ने यह बात बताई कि परमाणु में एक ऐसा कण है जिसमें एक धन आवेश पाया जाता है। ठीक है। अब एक बंदा था जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने खोजा कि परमाणु का सेंटर पॉइंट है ना, उसका नाम है नाभिक। नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर है ना ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। आगे पढ़ेंगे, पेपर में पूछेंगे नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड बोल दो या अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोल दो। कब? 1911। ये 1911 में बंदा रदरफोर्ड था, नाभिक खोज कर चला गया। बहुत खतरनाक खोपड़ी थी ये। रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक था ना, वो इतना खतरनाक बंदा था, 22 वर्ष की आयु में। जैसे आजकल हमारे स्कूलों के अंदर विद्यार्थी मित्र होते हैं ना, जैसे आपको गवर्नमेंट स्कूल है कोई गांव में, तो इंग्लिश का टीचर नहीं है, मान लो मैथ का नहीं है, तो विद्यार्थी मित्र रख लेते हैं, है ना। तो ऐसे उस समय रदरफोर्ड नाम का बंदा 22 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, ये 4 सब्जेक्ट अकेला पढ़ाता, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, बायोलॉजी, सारा अकेले पढ़ा देता था। इतना खतरनाक आदमी था, इतनी माइंडेड खोपड़ी थी। 23 वर्ष की आयु में तो इसने नाभिक खोज डाला था रदरफोर्ड ने। ये जो टॉमसन है ना, ये थी गुरुजी। अरे रदरफोर्ड था इनका चेला। इनकी स्टोरी सुन लो क्या है। टॉमसन थे गुरुजी, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जो काम गुरुजी नहीं कर पाए वो काम चेले ने कर दिया। वैसे चेले कांड ज्यादा ही करते हैं, है ना। तो रदरफोर्ड ने काम कर दिया इतना बड़ा, क्या नाभिक खोज डाला कि ये परमाणु है ना, कहता सारा खाली होता है, ये सेंटर है ना खाली नहीं होता, भरा होता है। ये बात बताई थी, खतरनाक बात थी पूरे परमाणु में, इसने खोजा ये चीज। ये 1911 में भाई साहब आए, नाभिक खोज कर चले गए। 8 साल इधर उधर धक्के खाए, 1919 में वापस टपक गए। 1919 में वापस आए, आकर देखा अच्छा ये बंदे ये काम कर रहे हैं। तो इसने कहा कि गोल्डस्टीन जी एक बात बताओ, कहन जी पूछो, ये आप इतना बड़ा नाम लिख रहे हो, इकाई धनावेशित कण कहां परमाणु के अंदर होता है इकाई धनावेशित कण? तो रदरफोर्ड ने कहा बताओ फिर ये क्या है? तो कहता है ये ऐसा कण है जिस पर एक धनावेश है। तो
तो कहते फिर ये क्या है, कहते बी ऐसा कण है जिस पर एक धनावेश है। ऐसे करते करते मैं लिखूं ये क्या है और ये क्या है, ए से जेड तक मैं कुछ भी लिख दूं, सबके ऊपर प्लस लगाऊं, तो आप यही बोलोगे इकाई धन आवेशित कण है ए, ये इकाई धनावेशित कण बी है, इकाई का मतलब एक धनावेश, ये इकाई धनावेशित कण वाई है, इकाई धनावेशित कण जेड है। तो उसने बोला कि फिर इतने सारे के सारे इकाई धनावेशित कण ही हैं, तो इतना बड़ा नाम ले रहे हो, इससे बढ़िया इसको कोई फिक्स सिंबल दे दो। इस इकाई धनावेशित कण को इसी रदरफोर्ड ने एक सिंबल से डिनोट कर दिया पी पॉजिटिव से, यहां से इसका नाम पड़ा प्रोटॉन। तो इकाई धनावेशित कण और या प्रोटॉन एक ही बात है। तो इकाई धनावेशित कण या प्रोटॉन की खोज किसने की थी? खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। तो रदरफोर्ड का संबंध क्या है? रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन का नामांकन, इसलिए कई किताबों में लिखा होता है प्रोटॉन के आगे रदरफोर्ड, कईयों में लिखा होता है गोल्डस्टीन। तो लोग सोचते हो लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है, प्रोटॉन प्रोटॉन का नाभिक नहीं, प्रोटॉन का नामांकन किसने किया? सेम ही बंदा है, कौन? रदरफोर्ड। 1919 से 1920 या 1919 मान लो, एक सीजन। इतने वैज्ञानिक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो बोलो ईट, इलेक्ट्रॉन की ईट। ऐसे इलेक्ट्रॉन टैसे थॉमसन। परमाणु पे पढ़ो, पैसे परमाणु, डैसे डाल्टन। न्यूट्रॉन पे नाचो, नैसे न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक, है ना। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामांकन भी किसने किया? अगर मैं बोलूं इकाई धन आवेशित कण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नहीं प्राणियों, गोल्डस्टीन। इकाई धनावेशित कण ही तो प्रोटॉन है। इकाई धन आवेशित कण की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन का नामांकन किसने किया? या इकाई धन आवेशित कण को प्रोटॉन नाम किसने दिया? इतनी बात क्लियर है? ये वैज्ञानिक है सारी। सबसे पहला सीजन कौन सा है हमारा? 1808 से काम चालू हुआ है। पहले डाल्टन से काम शुरू करेंगे, अब एक एक करके सारे पढ़ेंगे। परमाणु कैसे खोजा गया, इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया, प्रोटॉन कैसे खोजा, न्यूट्रॉन कैसे खोजा, नाभिक कैसे खोजा। ये सारी चीज आप कवर कर लोगे तो आपको एक परमाणु समझ में आ जाएगा, एक परमाणु में क्या है। ऐसे आपको पढ़ने 118 परमाणु, आवर्त सारणी याद आ रही होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। धातुएं आएंगी, है धातुएं, उपधातुएं, सारे 118 परमाणु खत्म, केमिस्ट्री खत्म। यही है इसके अंदर और कुछ नहीं। तो सबसे पहला लिखो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री। नहीं पढ़ोगे तो नींद आएगी फिर। इसका नाम ही सी से शुरू होता है, समझ जाओ। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1803 से 1808 कर लो, या फिर सीधा 1808 लिख सकते हो। 5 साल मत्था मारा था तो 5वें साल यानी 1808 में सिद्ध कर पाया था। ये 5 साल लगे थे इसको परमाणु सिद्ध करने में। तो आप 5 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकते। इधर देखो, इस बंदे ने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो इसने पदार्थ को देखकर ना तथ्य निकाले थे। पदार्थ को देखा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, निष्कर्ष दिए थे इसने। पहली बात इसने बोली कि महर्षि कणाद जी सही कह रहे हैं, परमाणु अविभाज्य कण है। उनकी बात सही है, ये कहता। लोगों ने कहा कैसे है, तो इसने फिर और तथ्य दिए। परमाणु अविभाज्य कण है, पहली बात यही कणाद वाली, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा अविभाज्य कण है? तत्व, पदार्थ, परमाणु, अणु। उत्तर परमाणु, इसको काट मार नहीं सकते। अणु को काट मार के परमाणु निकाल सकते हैं, है ना। जल का एक अणु है तो तोड़कर परमाणु मान लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग आ जाएगी। तो बाकी आगे वालों को तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते। वर्तमान में परमाणु अविभाज्य कण है, इसको तोड़कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये इस मॉडल के लिए बात सही है, आगे चेंज हो जाएगा ये। दूसरी बात बोली इसने, परमाणु पदार्थ का मूलभूत कण है।
मूलभूत कण का मतलब है बिना परमाणु के कुछ बनेगा क्या? ना, परमाणु नहीं है तो आगे बनना ही कुछ नहीं है। परमाणु पदार्थ का मूलभूत कण है। तो इसने क्या कहा, इधर देखो, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से मिला, ये इधर बन गया हाइड्रोजन गैस का एक अणु छोटा सा। ये नाइट्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु से मिला, ये नाइट्रोजन का एक छोटा सा अणु बन गया। ये क्लोरीन परमाणु है, दूसरे क्लोरीन परमाणु से मिला तो ये क्लोरीन का एक अणु बन गया। अच्छा, ये परमाणु मिले तब आगे अणु बना। अब यहां पर आप सांस ले रहे हो, देखो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु से मिला ऑक्सीजन गैस बन गई, या ऑक्सीजन गैस है आपको दिख रही है, या नाइट्रोजन भी 78% आपको दिख रही है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.03% आपको दिख रही है, नहीं। तो इसने कहा कि परमाणु इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मूलभूत अवस्था में उसका कोई अस्तित्व संभव नहीं है, वह स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। कैसे रह सकता? हमें यहां पर जैसे जल का अणु है, ये तो आपको दिख रहा है ना, तो सोचो जल का अणु किससे मिलकर बना होगा? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े होंगे तभी तो अणु बना होगा। तो कहते हैं परमाणु पहले होते हैं, पर परमाणु इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये पहले ही अभिक्रिया करके बड़ा बन चुका होता है, अणु या पदार्थ बदलता है पहले ही, दिखाई नहीं देता हमें, नंगी आंखों से इसको देख पाना संभव नहीं है। तो फिर तीसरा निष्कर्ष उसने ये दिया कि होता तो है, छोटा है, अपने को नहीं दिखता। तो उसने बोला तीसरी खास बात, परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में या मूलभूत अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं है इसका, होता तो है, अपने को नहीं दिखता, इतना छोटा है कि सिंगल तो रह ही नहीं सकता, ये पहले ही अभिक्रिया करके बड़ा बन चुका होता है, इसलिए हमें बड़े वाले अणु दिखते हैं, परमाणु दिखते नहीं है, कोई अस्तित्व संभव नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पदार्थ की वह कौन सी इकाई है जिसका मूलभूत अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है? तो उत्तर क्या था? परमाणु है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि पदार्थ की वह कौन सी इकाई है छोटी जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव है? अणु। पदार्थ की इकाई परमाणु है, पदार्थ की इकाई अणु है। कैसे? चेक करो, देखो अभी सिखाया था मैंने आपको, परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनेंगे, फिर अणु और अणु से आगे क्या बनेगा? पदार्थ यौगिक बनेंगे। तो बताओ पदार्थ की इकाई अणु है कि नहीं है? पदार्थ की इकाई भी परमाणु है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तो परमाणु है, सबसे छोटी, सीधा पूछे तो अणु है। अणु का तो अस्तित्व है, ये तो स्वतंत्र रह सकता है, और ये भाई साहब नहीं रह सकते, पहले ही जुड़ करके बड़ा बन चुके होते, ये बन जाते हैं, तो ये दिखते नहीं अपने को। तो पेपर में पूछे पदार्थ की वह कौन सी इकाई है जिसका मूलभूत अवस्था में अस्तित्व संभव है? तो अणु। किसका अस्तित्व संभव नहीं है? परमाणु। इतनी बात क्लियर है? चलो अच्छा, अब आपको एक काम करना है, सोचो, देखो इधर देखो, मेरे पास ये हाइड्रोजन परमाणु है, इनको मैंने मिलाया, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया, ठीक है। फिर मैं बनाता हूं क्लोरीन गैस को। जल के शुद्धिकरण में कौन सी गैस काम आती है? क्लोरीन। ओजोन परत में छेद यही करती है, इतनी क्रियाशील है, फूलों का रंग उड़ा देती है। ये लड़कियां लेके जाती है चुन्नी वगैरह, ये दुपट्टे कलर वाले के पास, भैया इसको यहां से लाल कर दो, इसको पीला कर दो, ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसके पास, विरंजक चूर्ण, उसमें भी क्लोरीन होती है, रंग उड़ा देता है ना। अब ये परमाणु से ये क्या बने यहां पे? अणु। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैंने ये हाइड्रोजन परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु से, फिर हाइड्रोजन परमाणु से मिला, ये यौगिक बन गया, एक अणु बन गया बड़ा जल का। इसको आप देख सकते हो, जल के एक बूंद दिखाई देती है, ये दिखते हैं क्या? परमाणु देख नहीं सकते नंगी आंखों से, अणु देख सकते। अब आपको काम करना है, मैं यूं बोलूंगा इस जल के एक अणु को नष्ट करना है, अणु को नष्ट करना है, कर दोगे? कर दोगे? आप कहोगे सर मैं इसको गर्म कर दूंगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब अणु को आप नष्ट कर सकते हो, है ना। आगे पदार्थ होता मान लो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे इस हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाएगा आगे? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। इसको नष्ट करके आप ये बना दोगे। अच्छा, ये बना दिए, चल ठीक। मैं कहूंगा इस अणु को भी नष्ट कर दो, आप कर देंगे? गर्म कर दिए तो अणु तो नष्ट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के रूप में भाप बन के उड़ गए। आपने अणु को नष्ट किया तो वापस क्या बने? परमाणु बने। अब मैं कहूंगा इनको नष्ट कर दो क्या?
आपने जल के अणु को नष्ट किया, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के रूप में भाप बन के उड़ गए, पर वो भाप बनी है वो गैस से, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु ब्रह्मांड के किसी कोने में तो मौजूद है, सृष्टि से खत्म तो नहीं हुए, तो इसका मतलब परमाणु को नष्ट। पेपर में पूछेंगे पदार्थ की वह कौन सी इकाई है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते अपने, है ना, नहीं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चलो नष्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको बोल दूं कि आप है ना लैब में चले जाओ, अब तक हमें परमाणु 118 ज्ञात है, इसके अलावा अपनी तरफ से कोई 2 परमाणु बना दो, बना दो क्या? नहीं बना सकते, जितने हैं उतने रहेंगे। पहले में पता होते थे, मान लो आज से 60-70 साल पहले 50 परमाणु जानते थे, तो बाकी प्रकृति में तो थे, हमें पता नहीं था उनके बारे में, धीरे धीरे हम खोजते जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड में परमाणु तो है, पहले से ही है, हम खुद तो नहीं बना रहे, तो इसका मतलब परमाणु को बना भी नहीं सकते। तो परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, ठीक है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना इसको आप क्रिएट कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं यहां पे। तो बढ़िया वाली बात यह है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट। पेपर में पूछेंगे पदार्थ की वह कौन सी इकाई है जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, उत्तर होगा परमाणु। अच्छा, अब अभिक्रिया बनाते हैं, इधर देखो, ये हाइड्रोजन परमाणु को मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन परमाणु से मिलाया, इधर मेरे पास हाइड्रोजन गैस बन गई। मैंने ये क्लोरीन परमाणु को क्लोरीन परमाणु से मिलाया, मेरे पास क्लोरीन गैस बन गई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों गैसों को आपस में मिलाता हूं। मैंने इस हाइड्रोजन गैस को मिलाया क्लोरीन गैस के साथ, मेरे पास यौगिक बन गया, बड़ा पदार्थ बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अच्छा, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, अरे एक पदार्थ है। अब मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये अभिक्रिया आ गई पेपर में ऐसे लिखी हुई छोटी सी, ये लिख दी ऐसे, नीचे मैंने लिखा निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग ले रहे हैं, ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन बना दिया, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग ले रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देता हूं, सोच के बताओ इसमें भाग कौन ले रहे हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो आपको बताना है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग ले रहे हैं, परमाणु भाग ले रहे हैं या फिर अणु भाग ले रहे हैं या पदार्थ भाग ले रहा है या फिर यौगिक भाग ले रहा है। आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन का अणु क्लोरीन का अणु ये भाग ले रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा बी, गलत है। रासायनिक अभिक्रिया चाहे छोटी हो, रासायनिक अभिक्रिया चाहे बड़ी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, रासायनिक अभिक्रिया में सदैव और सदैव परमाणु ही भाग लेते हैं, अणु कभी भाग नहीं लेते हैं। आप कहोगे मतलब दिख रहे हैं अणु है ना, ये हाइड्रोजन का अणु क्लोरीन का अणु भाग ले रहा है ना, नहीं ले रहा। ये कैसे आपको पता है, ये हाइड्रोजन अणु है ना वो ऐसे नहीं जुड़ा हुआ क्लोरीन अणु से, हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के दूसरे परमाणु से बीच में बंध बना के रखा हुआ है, इसने ऐसे जुड़े हुए, ये तो परमाणु परमाणु के बीच बंध बनता है, ना कि अणु अणु के बीच बंध बनता है। तो पेपर पूछते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया चाहे छोटी हो चाहे रासायनिक अभिक्रिया कितनी बड़ी दे दे आपको, आप एक ही चीज माइंड में फिक्स रखोगे, भाग तो परमाणु ही लेंगे, कितनी बड़ी अभिक्रिया क्यों ना हो भले। तो नेक्स्ट वाली खास बात जो है परमाणु के संबंध में वो ये है, रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पूरा ही लिख देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परमाणु भाग लेते हैं, फिक्स है। तो कोई कितनी बड़ी मर्जी समीकरण आ जाए, आपको परमाणु टिक करना है। समीकरण देख के घबराना नहीं है कि अणु दिख रहे हैं कि पदार्थ दिख रहे हैं, अणु में बंध कभी नहीं बनते, बंध बनते हैं सदैव परमाणु बनते हैं। अच्छा इधर देखो, मैंने बोला लकड़ी का जलना, लकड़ी मतलब कार्बन, ये लकड़ी, आग जलाने में कौन सी गैस सहायता करती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो आग जलेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। पढ़ा होगा पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अक्सर खाना बनाने में परेशानी होती है, तो आप खाना बनाने में परेशानी क्यों रही, ऊंचाई पे रह रहे हैं,
ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है, क्यों? वायु नहीं है तो दाब नहीं है, तब वायु नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं तो आग कहां से जलेगी? आग कब जलती है? ऑक्सीजन की बस्ती में। आग बुझ जाती है चूल्हे के अंदर, नोटिस किया होगा आप, एक पाइप वगैरह लेते हो लोहे की गांव में, है ना, फूंकनी, है ना, यूं करके ऐसे हवा डालते हो उसे, आग जलती है ना। कारण क्या है? आग बुझी हुई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो वहां पर उपस्थित है। जैसे ही आपने वहां पर हवा दी, फूंक मारी, वहां से वायु हट गई, वहां से वायु हटी तो वहां से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब हट गई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हटी, ऑक्सीजन तो है ही वायुमंडल के अंदर, आग जल गई। आग बुझती है तो अग्निशामक यंत्र से क्या करते हैं आप? पानी डाल रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो पड़ती है जलती हुई आग पे, तो होता है कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी है, सोचो आग कैसे जलती है। ऐसे आग लग गई यहां पे, फायर ब्रिगेड आया, वो यहां से टैंक से यूज कर रहा है, आप सोच रहे हो पानी डाल रहा है, पानी नहीं है, उसके अंदर होता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये गैस जाके इस आग पे पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी है, जैसे CO2 इस पे पड़ी, वायु वहां से हट गई। वायु का मतलब होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन गैस 0.90%। देखो 78 और 21 99, 99.90 और 3 93, 99.93 हो गया, मतलब लगभग इन 4 गैसों का मिश्रण है ना, उसको वायु कहते हैं। अब जैसे आपने CO2 डाली, ये वायु से भारी है, जैसे CO2 पड़ी, वहां से वायु यानी हट गई, वायु वहां से हट गई, वायु हटी तो वहां से ऑक्सीजन हट गई। अब ऑक्सीजन हट गई तो आग जले कैसे? ऑटोमेटिक आग बुझ गई। इसलिए कहते हैं आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु से भारी है, जैसे पड़ेगी वायु वहां से भाग जाएगी, वायु वहां से हटी तो ऑक्सीजन वहां से हट गई, काम खत्म। रात की नींद पूरी को नहीं होगी, रात तो 11 मिनट में पेपर कर दिए होते हैं, अब फेठे को लगे बैठे हुए देखियो मैं, अरे बैठे हुए गोडा हाथ लगे इन मुंह फोर कंधे का सारा ठेक ले बैठे मरीज। तो अब देखो, अब रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परमाणु भाग लेते हैं। और खास बात क्या, इधर देखो, मैंने बोला लकड़ी का जलना, ये लकड़ी जलना नाम जहां भी आ जाए, जलना बोल दो, दहन आप बिना सोचे समझे जोड़ोगे ऑक्सीजन, क्योंकि आग जलाती कौन है? ये लकड़ी का जलना, ये बन गया धुआं, प्लस में बल जाएगी राख। अच्छा, और अभिक्रिया लिखता हूं, मैंने बोला अमोनिया गैस का निर्माण, अमोनिया होता है NH3, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाती है अमोनिया। शौचालय के अंदर जो बदबू आती है ना, वो अमोनिया की आती है। इधर देखो, रासायनिक अभिक्रिया में इधर वाले कहलाते हैं अभिकारक, मतलब अभिक्रिया करने वाले कारक है। इस कार्बन और ऑक्सीजन ने कोई अभिक्रिया की होगी तभी तो ये उत्पाद बना होगा। अभिकारक मतलब अभिक्रिया करने वाले कारक, आगे जो बनता है वो तो उत्पाद। जैसे कि आपको चाय बनानी है तो पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध, ये तो आपके अभिकारक है। इन अभिकारकों ने कोई अभिक्रिया की तो हमें प्रोडक्ट मिला, उत्पाद क्या मिला? चाय। नींबू पानी बनाना है तो नींबू, पानी, नमक और चीनी, ये तो अभिकारक है। जिस नींबू पानी का आप सेवन कर रहे हो वो उत्पाद है, प्रोडक्ट। ऐसे एक होते हैं अभिकारक और एक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक है ना, उतने उत्पाद होने चाहिए। जैसे कि यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां भी कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, इधर कितनी है, नाइट्रोजन इधर कितनी है, इधर कितनी है, एक ही है। इधर 2 है तो उधर भी 2 करो, हो गई 2। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, जैसे 2 लगाया हाइड्रोजन होगी 3 2 6, ये 2 लगा हुआ आगे सब पे गिना जाएगा। जैसे मैथ में करते हो तुम लोग, x + y + z, और यहाँ कोस्टल है 3, इसका मतलब क्या है? 3x + 3y + 3z है, कॉमन लेते हो, वही काम केमिस्ट्री में होता है। तो 3 2 6, हाइड्रोजन 6 होगी, इधर तो 2 ही है, इधर 3 2 6, इधर 2 3 6, बराबर है। तो जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें परमाणु ना तो घटते हैं ना ही बढ़ते हैं। जैसे ये धुआं बना है ना, एक ही समझ लो, ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो परमाणु घटे के बढ़े? ना ही घटे ना ही बढ़े, तो संरक्षित है, संरक्षित, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। तो अगले वाली खास बात क्या है परमाणु के संबंध में? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव सुरक्षित रहते हैं, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, जितने हैं ना उतने रहेंगे।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो भले, जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उतने के उतने बदले में उत्पाद में मिलेंगे। आपने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी जली, तो लकड़ी में जो आइटम था कुछ तो राख बन गई, कुछ धुआं बन गया, सारा आया तो लकड़ी से ही है वो, तो कहां से घटेगा कहां से बढ़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु सदैव संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित मत लिखना, संरक्षित। संरक्षित का मतलब है अपरिवर्तित। क्वेश्चन कैसे बना देखो, ऐसे बना दिया क्वेश्चन। जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब रासायनिक अभिक्रिया में, क्वेश्चन खत्म। नीचे रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नीचे लिखा वो घटते हैं, 2 नंबर है बढ़ते हैं, 3 नंबर है परिवर्तित होते हैं, 4 नंबर है अपरिवर्तित रहते हैं। उत्तर होगा अपरिवर्तित रहते हैं, ना ही घटेंगे ना ही बढ़ेंगे, बराबर रहेंगे। ये बात बोल दी। अच्छा, इतनी बातें जब बोली, इतनी बातें बोली, लोगों को बोला है वजह कण है, मूलभूत कण है परमाणु का, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बहुत छोटा है, इसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। अभिक्रिया में सदैव यही भाग लेते हैं, ना ये घटते ना ही बढ़ते हैं। तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ भाई फिर तो परमाणु नाम की चीज होती है, तभी तो अणु आया। इसीलिए परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये जो मैंने चीज लिखी है इसे कहा जाता है एटॉमिक प्रिंसिपल, परमाणु सिद्धांत कहते हैं इसे। पेपर में यह भी क्वेश्चन आएगा परमाणु खोज किसने की, या उल्टा बना के यूं पूछ लेते परमाणु सिद्धांत के जनक या पिता कौन है? डाल्टन। है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन। तो इसी का नाम है परमाणु सिद्धांत, जो मैंने लिख रखा है। समझ में इतनी बातें क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया? इधर देखो, अब 2 नियम और पढ़ लेना, थोड़े से ध्यान रखना। एक अभिक्रिया बताता हूं, 2 नियम आते हैं पेपर में, इसी टॉपिक के भाग हैं। क्या चीज है देखो, इधर ध्यान। मैं 2-3 रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी एक अभिक्रिया लिखी थी मैंने, कार्बन का जलना, लकड़ी का जलना, धुआं बन गया। मैंने बोल दिया जल का निर्माण। अब देखो द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? जो परमाणु आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है ना, उसका 2 गुना लगभग उसका द्रव्यमान, या 2 गुना होता है, 2 गुने से एक आधा ज्यादा होता है ना। जैसे कार्बन 6 पे आता, द्रव्यमान 12 यूनिट है ना। नाइट्रोजन 7 पे आता, द्रव्यमान 14 यूनिट है। कैल्शियम 20 पे आता, द्रव्यमान 40 यूनिट है। ऐसे लगभग होता है। कार्बन आता है 6 पे तो द्रव्यमान हो गया 12 यूनिट। ऑक्सीजन आता है 8 पे, आगे याद करवा दूंगा ट्रिक से। ऑक्सीजन आता है 8 पे तो द्रव्यमान हो गया 16। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 यूनिट। ऑक्सीजन है कितनी? 2, तो 32 यूनिट। तो बताओ अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान कितना आया? 44 यूनिट आया। उत्पाद का कितना है? कार्बन 1 है तो कितना? 6 पे आता है 12। ऑक्सीजन 2 है, 8 पे आती है तो 1 का 16, 2 का 32। उत्पाद का टोटल द्रव्यमान भी कितना है? अभिकारकों कितना था? उत्पाद का कितना है? तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब उसमें परमाणु ना तो घटते ना बढ़ते। जब परमाणु घटे ही नहीं, परमाणु बढ़े ही नहीं, तो क्या द्रव्यमान चेंज होगा? नहीं होगा, द्रव्यमान बराबर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बराबर रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब इनका अनुपात निकालें। अब जैसे हाइड्रोजन का है, 1 पे आता द्रव्यमान 1 ही, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। सभी परमाणु में न्यूट्रॉन, दुनिया का एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन में खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसको आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहते हैं, घुमक्कड़ तत्व कहते हैं। कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसका एक ही होगा, न्यूट्रॉन तो है नहीं। ऑक्सीजन आता है 8 पे 16, 16 और 1 17 और 1 18। इधर भी कितना है? बराबर है। देखो तो इनका अनुपात निकालें अगर कुछ अणुओं का, जैसे जल के अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है मुझे। हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 8 2 16, 2 1 2, 2 8 16। आप ब्रह्मांड के किसी मर्जी कोने में चले जाओ, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा।
पानी चाहे कुएं का हो, चाहे नदी का हो, चाहे बावड़ी का हो, चाहे झील का हो, चाहे सागर का हो, चाहे महासागर का हो, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात फिक्स रहेंगे, 1:। ऐसे बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात आप निकालो, 6 पे आता है, 6 2 12, ऑक्सीजन 8 पे आती है, 1 का 16, 2 का 32, काटोगे 2 से काट लो, 2 6 12, 2 से काटो 16, 2 से काटो 3, 2 से काटो 8, 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 रहेगा, फिक्स है। तो अनुपात फिक्स है, नहीं बदलेगा, तो इसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। ये ना तो बढ़ा ना घटा, फिक्स रहेगा। जल पानी कहीं का भी हो, नाले का भी हो, चाहे कोई भी, तो यही रहेगा। जल का सूत्र है तो आप यही लिखते हो ना, आपसे ऐसे तो नहीं पूछते कि कुएं के पानी का रासायनिक सूत्र बताओ, है ना। काले में पानी पड़ा उसका सूत्र क्या है, वो नहीं है कि C2H2N2H3O2, ये कौन सा पानी है, क्या वो गंदा पानी का सूत्र है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यही रहेगा ना। इसलिए तो ये बात किसने बताई थी, देखो परमाणु घटे ही नहीं, परमाणु बढ़े ही नहीं, तो द्रव्यमान कैसे बदलेगा, जितने परमाणु पहले थे उतने बाद में, तो जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, तो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं तो कांस्टेंट है, स्थिर है नियत। तो ये बन गया स्थिर अनुपात का नियम। पेपर में पूछते हैं स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, ये दिया था लेवोसियर ने, नहीं सॉरी, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान सुरक्षित है ना, ना तो घटा ना ही बढ़ा, तो द्रव्यमान भी सुरक्षित है, द्रव्यमान संरक्षण है ये, परमाणु का द्रव्यमान फिक्स रहता है का नियम किसने दिया, वो दिया था लेवोसियर ने। अब द्रव्यमान घटा ही नहीं, द्रव्यमान बढ़ा ही नहीं, तो इसका अनुपात चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर बन गया स्थिर अनुपात। ये अनुपात निकाला था, ये बताया था प्राउस्ट ने। तो पेपर में पूछते हैं स्थिर अनुपात का नियम, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है, समझ में आया नियम है, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम ये किसने दिया, पूरा नाम तो था जोसेफ एस प्राउस्ट, वैज्ञानिक का जोसेफ एस प्राउस्ट, आप सीधा प्राउस्ट याद रख लो, प्राउस्ट। ये दो वैज्ञानिक और ध्यान रखना, दो नियम पूछ लेते पेपर में। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवोसियर। यही लेवोसियर रासायन विज्ञान के जनक या पिता भी कहलाते हैं। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो आप कहोगे प्राउस्ट ने दिया था। ये परमाणु तक हो गया क्लियर। अच्छा, अब पढ़ते हैं परमाणु के मूलभूत कण। 1808 इसके बाद कौन आया, अब पढ़ लेते हैं अपने रफ कर दूं, डाल्टन हो गया। अब पढ़ते हैं परमाणु के मूलभूत कण। सबको पता है तीन है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीनों पढ़ते एक एक करके। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। खोज कब हुई थी इलेक्ट्रॉन की, 88 का, 1897। इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा हूं प्राणियों, 97, 86 में तो वो है, 86 में न्यूट्रॉन, हाँ 97। इधर देखो, हाँ 1897 से 98 आता है, किताब में लिखा हुआ 97 98, एक साल का समय। इधर देखो, पहली चीज पढ़ते हैं इसमें अपने एक नंबर, इलेक्ट्रॉन में कौन है, जॉन डाल्टन, सॉरी जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, ईट जे टॉमसन या फिर जे थॉमसन। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा, टॉमसन ने खोजा। टॉमसन ने क्या किया, टॉमसन ने बोला, एक प्रैक्टिकल दिया था छोटा सा इसने कहा परमाणु एक ऐसे खोखला गोला होता है, इसके अंदर ऐसे ऋण आवेशित कण है ना, इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं।
परमाणु एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर ऋण आवेशित कण ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। इस मॉडल का नाम था पलम पुडिंग। 10th में पढ़ा होगा, याद आ रहा है? 9th में था शायद ये पलम पुडिंग मॉडल। पेपर में क्वेश्चन आता है पलम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो पलम पुडिंग मॉडल जो था वो दिया था जे टॉमसन ने। ये क्या होता है पलम पुडिंग? पलम पुडिंग जापान की मिठाई है। हमारे जैसे यहां पर बूंदी या बेसन के लड्डू होते हैं ना, ऐसे जापान के अंदर है पलम पुडिंग। या इसको आप तरबूज मॉडल भी कह सकते हो, तरबूज मॉडल। हमारे जैसे बूंदिया बेसन के लड्डू के अंदर आपने मावा डाला है, तो जो बूंदिया बेसन का लड्डू है ना, वो तो परमाणु है। जो मावे के आपको व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे कण से दिख रहे, दाने से दाने से दाने से, वो इलेक्ट्रॉन है। या आप ऐसे मान लो बूंदिया बेसन का लड्डू है, लड्डू को के अंदर आपने गुलाब की पत्तियां डाली है मान लो, तो जो लड्डू है वो तो परमाणु है। जो गुलाब की पत्तियां दिख रही है आपको जगह जगह दिख रही है, वो इलेक्ट्रॉन है। या इसे तरबूज से इसकी तुलना की जाती है। जैसे किसी तरबूज के अंदर काले रंग के बीज होते हैं ना, वैसे किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो तरबूज है उसको तो आप परमाणु मान लो पूरे को, जो काले 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 बीज दिख रहे हैं उनको आप इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। तो इसने कहा जैसे किसी तरबूज के अंदर काले रंग के बीज बिखरे होते हैं, ऐसे ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ये पलम पुडिंग मॉडल ये दिया था टॉमसन ने। पेपर में क्वेश्चन आएगा पलम पुडिंग मॉडल किस मौलिक कण से संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, पॉजिट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। पलम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? इतनी सी बात। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी व्याख्या पढ़ते हैं एक एक करके। देखो रफ कर दो। अब ये तीनों कण बनाते, एक इंडेक्स बना लोगे आप। यहां तो मैं बना देता हूं, इस तरफ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन। तीनों साथ ही पढ़ लेते ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, याद करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इंडेक्स समझा देता हूं। यहां तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां हम पढ़ेंगे प्रोटॉन, P पॉजिटिव। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस आपको लगाना है, ये माइनस लगा हुआ है तो ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे लिख दिया ना तो ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण। ये पॉजिट्रॉन है जिसकी खोज की थी एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन, ये पॉजिट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, तो सिंबल जरूर लगानी। यहां पर हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर ना ही धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, इसलिए हम इसको सीधा पढ़ लेते हैं। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को सीधा लिख दूं। इलेक्ट्रॉन की खास बात देखो, कैसा कण है ये? पेपर में पूछेंगे परमाणु में पाया जाने वाला इकाई ऋण आवेशित कण कौन होता है? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन। यही बात प्रोटॉन के संबंध में क्या बोलूं? परमाणु में पाया जाने वाला धनावेशित कण कौन होता है? प्रोटॉन होता है। सही बात है। न्यूट्रॉन पे ना ही धनावेश ना ही ऋणावेश, तो आवेश है ही नहीं, इस पर आवेश है नहीं ना। आवेश तो दो ही होते हैं, धनावेश। अभी पढ़ाऊंगा आवेश क्या होता है। इस पर ना ही धनावेश है ना ही ऋणावेश, तो आवेश दो ही होते हैं, या तो धन या ऋण, है ही नहीं, तो बोल सकता हूं आवेश रहित कण। ऐसे भी आता है पेपर में, परमाणु में पाया जाने वाला आवेश रहित कण कौन होता है? न्यूट्रॉन। आवेश है नहीं, धनावेश नहीं है, ऋणावेश नहीं है, तो न्यूट्रल है, तो उदासीन कण। या क्या कह सकते हैं, चाहे तो बोलो आवेश रहित कण, चाहे बोलो उदासीन कण। अब आप सोच रहे आवेश आवेश क्या आ रहा है बार बार। इधर देखो, आवेश का मतलब होता है चार्ज। ये आवेश है क्या? देखो पढ़ते हो ना, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, ऐसे कहते हो है ना। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। मात्रक भी आएंगे, पहले समझ लो मात्रक क्या है। मात्रक होता है मापने की पद्धति, पढ़े होंगे एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एसपीएस मात्रक। मात्रक है मापने की पद्धति। जैसे मैं बोलूं गुड़ तो आप कहोगे 2 किलोग्राम, चीनी तो कहोगे 2 किलोग्राम, दूध तो कहोगे 2 लीटर,
कपड़ा तो कहोगे 2 मीटर, बल तो कहोगे 2 न्यूटन। ऐसे मापने के मात्रक है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि 2 किलोमीटर दूध दे दो, ऐसे कह सकते हैं क्या? 2 लीटर गुड़ देना, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, है ना? या 2 लीटर चलना है, ऐसे नहीं कहते ना। चलना है तो दूरी है, मीटर होगा, ऐसे मात्रक है। अब आवेश के बारे में एक बंदे ने बताया था, गुलाम नाम के बंदे ने, गुलाम आदमी था, उसने आवेश के बारे में बताया था आवेश है क्या, इसलिए उसके सम्मान में आवेश का मात्रक भी क्या है? गुलाम है। विद्युत धारा के संबंध में एक महिला थी, लेडीज, मेरी एम्पियर, मेरी एम्पियर नहीं थी, नाम मेरी एम्पियर है, प्राणी मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? एक महिला थी जिसका नाम था मेरी एम्पियर। मेरी एम्पियर ने कहा कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो उस महिला के सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक भी क्या पड़ गया? एम्पियर। बल के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। तो बल का मात्रक भी क्या बन गया? न्यूटन, है ना? इसी वैज्ञानिक है, ठीक है। जूल भी वैज्ञानिक है। कार्य का मात्रक क्या? जूल। तो सर प्रेस्कॉट जूल वैज्ञानिक था, सर प्रेस्कॉट जूल नाम का वैज्ञानिक था, उसने कार्य के बारे में डेफिनेशन दी थी, तो उसका मात्रक भी जूल है। प्रतिरोध के बारे में सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम है, ऐसे वैज्ञानिक है। समझ गए मात्रक? अभी चार्ज क्या है, आवेश क्या, समझो। प्रकृति की कोई भी दो वस्तुएं, दो सतह जब एक दूसरे पर घर्षण करती है ना, ऐसे रगड़ खाती है, रगड़ खाती है, गति का जो विरोध करता है घर्षण बल है। इस रगड़ के कारण है ना ये चीज पैदा होती है आवेश। कैसे? यो समझो, बचपन में सबने काम किया होगा, स्कूल में जादू दिखाते थे, अलग अलग कलाकार होते ना क्लास में, स्केल लेते थे ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स में से, बालों में रगड़ा, ऐसे किया, रेत उठकर चिपक गई। क्या जादू दिखाऊंगे? रेत तो चक्के दिखाऊं, है ना? कागज के छोटे टुकड़े हैं, कागज के छोटे टुकड़े हैं, ऐसे किए, चिपक गए। चिंटियां वगैरह है, उसके चिपक गई। हाथ को आप ऐसे रगड़ते हो, सर्दियों में गर्म हो जाते हैं, आवेश है। कोई सिल्क नायलॉन का कपड़ा वगैरह है, आपने पहन रखा है, जैसे फॉर्मल पैंट वगैरह होती है, पहनते हो ना, जैसे उतारते हो सर्दियों में, बाल उठ के ऊपर आ जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि पैंट है ना वो ऐसे पैर की चिपक रही है, वो आवेश है। कोई आप ब्लैंकेट रजाई वगैरह है, सर्दियों में अंधेरे में झटकाते हो, चिंगारी से निकलती है, ये आवेश है। आवेश आया कैसे? प्रकृति की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे में गति करते हैं, उससे आवेश आता है। अब वो स्केल से कैसे है? ये आपके बाल है, यहां पर है ना, जेल जूल लगा के बढ़िया तैयार कर रखे आपने, ठीक है, हाँ। और यहां पर ये आपका स्केल है, ये स्केल हो गया, ये आपके बाल हो गए। अब स्केल क्या? प्लास्टिक है, तो कोई परमाणु से मिलकर बना होगा, तो स्केल भी कोई परमाणु से मिलकर बना है ना? अब परमाणु से मिलकर बना है तो इसका मतलब स्केल में परमाणु हैं। अगर स्केल में परमाणु हैं तो फिर स्केल में परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। लोहे की आपके पास एक रोड है, मान लो लोहे की रोड है, तो वो लोहे कैसे? फेरस फेरस फेरस, ऐसे लोहे के परमाणु से मिलकर बनी होगी। परमाणु है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो मान लो स्केल के अंदर परमाणु है, परमाणु तो इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपके स्केल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो। बाल क्या है? कैरोटीन प्रोटीन है, नाखून, बाल, सींग, खुर कैरोटीन प्रोटीन है, तो ये भी कोई परमाणु है, ये भी परमाणु है, इसमें भी पक्का फिर इलेक्ट्रॉन है। आपके बाल में भी इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जब आपने स्केल को बालों पर रगड़ा, स्केल और बालों के बीच में हुआ घर्षण पैदा, बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, स्केल में चले गए, रगड़ा ना, बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, स्केल में चले गए। मान लो बाल से स्केल में गए 3 इलेक्ट्रॉन, कितने गए? बाल ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो बाल हो गया धनी, जो देता है वो धनी है। मैं आपको 3 रुपए 30 रुपए दूं, नहीं दूंगा, उदाहरण बता रहा हूं, दूं तो मैं तो +3 हूं, आप ले रहे हो तो आप मांगते हो, आप -3 हो, है ना? ऐसे स्केल तो बाल तो हो गए, बाल ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो बाल हो गया +3, स्केल ने 3 इलेक्ट्रॉन उधार लिए, स्केल पर हो गया कर्जा। तो घर्षण के कारण एक वस्तु तो हो जाती है धन आवेशित, एक वजह ऋण आवेशित, इसे कहते हैं आवेश। यहां 5 थे, यहां 5 थे, दोनों आपस में टच नहीं करते, तो ना इलेक्ट्रॉन जाते ना ही आते, तो दिया ही नहीं, लिए ही नहीं, ना धनावेश ना ऋणावेश। दिया, ये आ गया धनावेश, ये आ गया ऋणावेश। अब आप इस ऋण आवेशित वस्तु को ना किसी भी धनावेश वस्तु के पास लेकर चले जाओ, ये खींचेगी उसे अपनी ओर। जैसे कपड़ा है, आप ऐसे कपड़ा ऐसे मान लो आपने उतारा, ऐसे ऐसे खींचा, तो आपके कई बार नोटिस किया होगा हाथ के बाल उठ के ऊपर आ जाते हैं, आवेश है। आपने कपड़े को खींचा तो कपड़े और बालों के बीच में से घर्षण हो रहा है, तो बाल से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, कपड़े में चले गए,
तो यूं मान लो कि बाल है ना वो ऊपर उठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन पाछा दे, ना ले जा, वापस मांग रहा है, इसलिए बाल ऊपर उठे। इतनी देर में स्पीड से कपड़ा तो निकल गया, बाल वापस गिर गए। ये आता है आवेश, समझ गए? तो एक इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? माइनस का होता है। और प्रोटॉन पर कैसा होता है? बाकी आवेश पढ़ेगी आगे, टॉपिक है फिजिक्स में। क्लियर हुआ आवेश क्या होता है? चलो, ऐसे इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर है धन आवेश। अच्छा, दूसरी खास बात, इस पर आवेश है तो कितना है? आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर का बता रहा हूं इसी बार। आवेश, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम। इतना आवेश, आवेश का मात्रा क्या है? गुलाम, तो आगे गुलाम लगा देंगे। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है ना, लगभग उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। फर्क क्या है? फर्क है इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश है वो होगा ऋण, प्रोटॉन का आवेश होगा धन। मतलब मैं यूं कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान परिमाण में बराबर है, वैल्यू दोनों की सेम है, परंतु नेचर जो है, प्रकृति, वो विपरीत है। एक की प्रकृति ऋण आवेशित होती है, एक ही धन आवेशित होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं 5 किलोग्राम, तो समझ गए कि अच्छा 5 किलोग्राम। मैं कहूं 1 किलोग्राम, ठीक 1 किलोग्राम। मैं कहूं 5 गुलाम, दिमाग में नहीं आ रहा है 5 गुलाम क्या है? समझो, 5 गुलाम, 6 गुलाम, 10 गुलाम, ये क्या होता है? देखो थ्योरी समझो इसकी। मैं यूं लिख सकता हूं क्या? -1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम आवेश किस पर होता है? तो बराबर लिख दूं 1 इलेक्ट्रॉन, लिख दूं क्या? सही बात है। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? तो इतना आवेश है किस पर? तो बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर एक ही बात है। हल बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन माइनस का, ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए दोनों के। अच्छा, यहां पर कुछ नहीं है ना, जैसे बोलूं 2 गुलाम, 3 गुलाम, 5 गुलाम, 10 गुलाम, ये गुणा है, यानी ये इतने गुलाम 1.6 इंटू 10 घात -19 गुलाम। यहां मैं सिर्फ 1 गुलाम रख लेता हूं, यहां 1 गुलाम रख लेता हूं, बराबर में मेरे पास 1 तो पड़ा ही है। गुणा वाली रकम पक्षांतरण करने पर किस पे जाती है? भाग में। गुणा का भाग बनता है, भाग का गुणा बनता है, जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़। ये बट्टे में आ गई कौन सी रकम? 1.6 इंटू 10 की घात -19 बट्टे में आ गई। अच्छा, हल करने के लिए मैं 1/1.6 रख लूं, 10 की घात 19 को ऊपर ले जाऊं, माइनस की थी किसकी हो जाएगी? घात जब चेंज होती है, अंश से हर से अंश बनता है, तो उनके सिंबल भी वो चेंज होंगे, प्लस की हो गई। अच्छा, इसको मैं हल करने के लिए इस 1 गुणा 10 की घात 19 को मैं यूं लिख दूं 10 गुणा 10 की घात 18, भाग देने के लिए 10 गुणा 10 की घात 18 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बट्टे में 1.6 था, एक अंक के बाद पॉइंट लाई, ऊपर एक जीरो लगा दूं, नीचे पॉइंट हटेगी ना, ऊपर जीरो लगेगा, किस लिए? अब देखो 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100 गुणा 10 की घात कितना? बट्टे में कितना है? 16 6 की 96, 16 दुए 32, 16 5 80, 6.25 पे पूरा पूरा गया। मेरे पास वैल्यू आई 6.25 इंटू 10 की घात 18 वैल्यू आ गई। बराबर क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब स्पष्ट हो गया किसके बराबर आ रहा है? ये क्या चीज चल रही है मेरी? 1 गुलाम, 1 किलोग्राम का मतलब समझते हो ना? इसे 1 किलोग्राम क्या है? आप 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लो। आप 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लो, उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं 1 गुलाम। ये भी नहीं समझे? 6.25 का मतलब ये है 6.25, 10 की घात 18 का मतलब 18 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। अब ये दो बाद में पॉइंट है ना, यहाँ पे 6.25, 2 अंकों के बाद पॉइंट थी, ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 जीरो लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो चक दो यहां से। अब इसको पढ़ लो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील नील, आगे मुझे याद नहीं है।
ठीक है, अब इतने पढ़ लो, ये इतने पदम हो गए चाहे खत्म हो गए, जितने इतने इलेक्ट्रॉन है ना उनको क्या कहोगे? समझ में आई बात? इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं एक कूलाम। तो पेपर में क्वेश्चन भी बनता है, आज क्या रहे हो, क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रश्न आएगा तो ये उत्तर आएगा, रट्टा थोड़ी मारना है इसका। आया कैसे, ये देखो पूरी थ्योरी आपके सामने ऐसे आया। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इधर देखो, इतने कूलाम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो नाम ले रहे होंगे। प्रकृति में अगर कोई चीज है उसका नाम ले रहे हैं तो उसका अस्तित्व है, जब उसका अस्तित्व है तो उसका कुछ वजन भी होगा। नंगिया कुछ देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन है तो न के बराबर ही भले क्यों ना हो, वजन तो है ना, कुछ न कुछ तो वजन है। कहते हैं ना कि इनकी तो है, वो है, वो जीरो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो होगा। कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। इतने किलोग्राम वजन है इलेक्ट्रॉन का। ये समझते हो कितना वजन है? नहीं समझते। इधर देखो 9.11 गुणा में घात 10 की -31 था, बट्टे में ले आऊं 10 की घात प्लस हो गया। 10 की घात प्लस का मतलब है 31 बार तो जीरो, 1 2 3 4 5 6 से करके 31 बार जीरो लिख के फिर लिख दो 9 1 1 फिर लिख दो किलोग्राम। 31 बार जीरो लिख के फिर लिख दो 9 1 1 किलोग्राम। इतना वजन है इलेक्ट्रॉन का। कितना वजन है? इतना वजन है कि इतना वजन किसी के साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो ही फर्क कौन पड़ा है। ओके, वजन से वजन है तो ना हो भले वजन। आपको कह दे कि 9.11 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम सोना दे रहा हूं आपको फ्री, लगाना इतने जीरो लगाना नहीं, इसलिए तो हमने घात वाली चीज सोची होगी लोगों ने, तभी तो घात में लिखते हैं। ये घात नाम की चीज नहीं होती तो गिनती में आपको 31 जीरो लिखनी पड़ती मेरे से, तभी तो घात बनाया है। दिमाग चला भी 30 50 जीरो आ जाएगी तो कैसे लिखेंगे? तो 10 की घात 50 कर देंगे, बस सीधा शॉर्टकट बताएंगे। जैसे तुम लोग तो जीएम है, ठीक है ना, तो शॉर्टकट हो गया गुड मॉर्निंग। अब जीएम का तो कुछ ही बना लो बोले तुम लोग, है ना, तो ऐसे शॉर्टकट बनाया था उन्होंने भी। ये तो देखो अब इतने हो गया, ये न के बराबर वजन है, नगण्य है, नकार सकते हो। इसका वजन ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इससे कम वजन किसी का नहीं है। इसलिए कहा जाता है परमाणु में पाया जाने वाला सबसे हल्का कण कौन है? इससे हल्का कोई नहीं है, सबसे हल्का न के बराबर वजन है। अच्छा, इसको ग्राम में दे दूं पेपर में तो कैसे बनाओगे? आपसे पूछे ग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ग्राम में बनाना है तो आप यूं बनाओगे 9.11 इंटू 10 की घात, ये यूनिट भी देखनी है वहां पे, रट्टा मत मारना 31 लिखा हुआ, ग्राम लिखो गलत हो जाएगा। -31, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इतने किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 से गुणा करेंगे। 1000 का मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 प्लस की है, 31 माइनस की है, तो बच गया 9.11 इंटू 10 की घात -28 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, ग्राम में लिखना चाहो तो ग्राम में लिख लो 9.11 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। अब देखो यहां अगर द्रव्यमान में बात करूं, प्रोटॉन का कितना वजन होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। वैसे 1.67 होता है आगे, बाकी पॉइंट के बाद एक अंक की वैल्यू होती है, लगभग 2 मान लो, ज्यादा से ज्यादा मानो तो, बाकी 1 काफी है। अब इधर देख लो मैं क्या चीज लिख रहा हूं, ढंग से सुन लेना। जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है ना, लगभग उतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, पर एक जगह उत्तर चेंज हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यूं बोल सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज जस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट है, लगभग बराबर है। उत्तर कहां चेंज होगा? अंतर देखो दोनों में। मैं अगर प्रोटॉन का पूरा लिखूं ना तो ऐसे लिखूंगा 1.67 538 2 प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का लिखूंगा 1.67 8532। क्या फर्क पड़ा?
ने के बराबर चिन्ह सा फर्क पड़ा है, ये देख लो। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन से थोड़ा सा की भारी है। न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है। तो अभी तीनों को देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन कहां चेंज होगा? अगर आ गया परमाणु में पाया जाने वाला सबसे भारी कण कौन है, तब उत्तर न्यूट्रॉन हो जाएगा। बाकी लगभग बराबर ही मानते हैं। ठीक है, ये खास बात है। इधर देखो, अब आवेश हो गया, इसकी बारे में जानकारी होगी, इसका नेचर हो गया, इसका मास हो गया। अब क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन पर आवेश वही कौन लिख सकता हूं? अरे ये वो लिखा नहीं है, वो मैंने हल करवाया था ना क्वेश्चन, उसका है। यहां मत चेप देना तुम लोग। थ्योरम करवाई थी ना संख्या निकालने के लिए, कर दो। लड दियो है, ओके वे लड दियो, बट दियो, बच देनी, खप देनी, क्या है ये? इधर देखो, इलेक्ट्रॉन। अब खास बात क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ईट। किसने की? इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? इसने नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम इकाई ऋण आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन का नामांकन एक बंदे ने किया था जिसका नाम था स्टोनी। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने। जबकि यह बात किसने बताई कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है, यह बात बताई थी मिलिकॉन नाम के बंदे ने। तो पेपर में पूछे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान किसने ज्ञात किया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ये मत बोल देना आवेश के खोज करता मिलिकॉन, वो तो गुलामी है। आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, इतना, जितना लिखा हो इतना। ये बात किसने बताई? मिलिकॉन ने। किससे बताई? आवेश किससे आता है? घर्षण से। स्केल को बालों में रगड़ा तो चिपका क्यों? बालों में तेल था, तेल की वजह से घर्षण आया वहां पे। बचपन जाते ना स्कूल, शौक होता था बढ़िया, तेल चौपड़ के जानता है, पलकारा मारता यहाँ था, फुल तेल लगा के जानता, तो वो तेल था। तो अगर पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान किससे ज्ञात किया गया था? तेल की बूंद से ज्ञात किया था। तेल की बूंद से ज्ञात किया था। किसने किया था? मिलिकॉन ने। यही बात मैं प्रोटॉन के संबंध में बोलूं तो प्रोटॉन के खोजकर्ता पोगो, गो से गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन को नॉमिनेट किसने किया था? नामांकन किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का एक ही बंदा है, नाचो, चाहे नामांकन कहो और चाहे खोजकर्ता कहो, चेडविक। चेडविक। ये है तीनों के बारे में खास खास बातें। अच्छा, यहां पर लिखो अगर आवेश न्यूट्रॉन का तो लिख लो 0 है ही नहीं तो शून्य बताएंगे। समझ में अंतर समझ में आया तीनों में? ये बातें हैं। ठीक है, तो ये टेबल बना लो, इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे सारी बातें याद हो जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला, परमाणु में पाया जाने वाला ऋण आवेशित कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में पाया जाने वाला धन आवेशित कण कौन होता है? परमाणु में पाया जाने वाला आवेश रहित कण कौन है? किस कण पर आवेश का मान 0 होता है? उदासीन कण कौन है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 नहीं, -1.6 है। पिछली बार आया हो एलडीसी में, लोग गलत कराए थे। माइनस बोलो, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। या बोलो ऋण 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? बराबर। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन का नामांकन किसने किया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान किसने ज्ञात किया? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की? नामांकन किसने किया? रदरफोर्ड ने। ये द्रव्यमान ग्राम में निकालो तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 का मतलब 10 की घात 3, 10 की घात माइनस की 27 है, प्लस की 3 है, 27 में से 3 कैंसिल हो गई, -24 बच गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, परमाणु में पाए जाने वाले ऐसे 2 मौलिक कण
जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर, जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु में पाए जाने वाले ऐसे दो मौलिक कण जिनका आवेश परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत होता है, ऐसे पूछे भूल जाओ तो सोचो परमाणु में तीन ही कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आवेश पूछ रहे तो न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता ही नहीं है, तो दो ही बच गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वही उत्तर है ना। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, रफ कर दूं क्वेश्चन, लिखो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आई थी, पूरी थ्योरम मैंने अभी समझाई थी आपको। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भूल जाओ तो वहां निकाल लेना गुना भाग करके, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम किसके बराबर होता है, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछूं, अच्छा इलेक्ट्रॉन में लिख लेना भाई, इलेक्ट्रॉन वाला कॉलम था ना यहां पे, ऐसे मैंने कॉलम बनवाए थे ऐसे आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन वाले कॉलम में एक लाइन और लिख लेना, सबसे हल्का कण, परमाणु में पाया जाने वाला सबसे हल्का कण, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। अगर पूछे सबसे भारी कण, परमाणु में पाया जाने वाला सबसे भारी कण वो है न्यूट्रॉन। परमाणु में पाया जाने वाला सबसे भारी कण कौन है। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, परमाणु के मूलभूत कणों के, परमाणु के मूलभूत कणों के द्रव्यमानों का उचित क्रम क्या है। लेस देन ग्रेटर देन सारे जानते हो, बचपन में से पढ़ाते ना कि ये जिधर चोंच होती है वो छोटा होता है, जिधर टांगे होती है वो बड़ा होता है। तो कौन सा सही है इसमें से, देखो इलेक्ट्रॉन छोटा है प्रोटॉन से, प्रोटॉन छोटा है न्यूट्रॉन से, किसमें वजन में, मतलब न्यूट्रॉन से थोड़ा सा हल्का कौन है, न्यूट्रॉन से थोड़ा सा हल्का कौन है, प्रोटॉन से थोड़ा हल्का कौन है। तो परमाणु के अपरमाणविक कणों के द्रव्यमानों का उचित क्रम पूछे तो होगा इलेक्ट्रॉन, इससे भारी प्रोटॉन, इससे भारी न्यूट्रॉन। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये मैंने लेस देन लिखा है, मैं ग्रेटर देन में भी चेंज कर सकता हूं इसको, तो मैं लिखूंगा न्यूट्रॉन सबसे भारी, इससे थोड़ा हल्का प्रोटॉन, इससे हल्का इलेक्ट्रॉन, दोनों ही सही है। ये ग्रेटर देन में है, वो लेस देन में है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है पेपर में कि परमाणु के अपरमाणविक कणों के द्रव्यमानों का उचित क्रम क्या है, ये उचित क्रम है द्रव्यमानों का। तो लिख सकते हो परमाणु के कणों के द्रव्यमानों का उचित क्रम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक एक मैंने छोटी छोटी बातें बता दी, बारीक से बारीक। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अब इलेक्ट्रॉन भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया, परमाणु भी हो गया, एक बच गया नाभिक, वो खत्म, तो एक परमाणु खत्म। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911, यह इंपॉर्टेंट है, मॉडल को ढंग से समझ लेना। इसको डायग्राम, ये पूरा डायग्राम में ही क्वेश्चन हो जाएंगे सारी के सारी। इधर ध्यान दो भाई, लास्ट है ये नील्स बोर, इसके बाद में 1912 से 1913 वो के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, वो नील्स बोर था। बोर था आदमी, ब्यूरी थी उसकी लुगाई, बोर ब्यूरी योजना पढ़ेंगे, आदमी लुगाई योजना आएगी। इधर देखो, ए रदरफोर्ड नाम के बंदे ने क्या किया, एक परमाणु लिया। ये परमाणु किसका है, सोना धातु का परमाणु है।
मैं इसको लिख देता हूं, सोना धातु की पतली पन्नी बोलूंगा या पतली झिल्ली बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? आकार ये ऐसा, इसका कुछ कैसा? सोना धातु का प्रतीक होता है AU, ओरम। ओरम बोल दो, सोना बोल दो, गोल्ड बोल दो। जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ऐसे सोना का प्रतीक है AU, ओरम लैटिन वर्ड है। पन्नी बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? साइज की बात करूं ना तो इसका आकार था 2 × 10⁻⁷ मीटर। इतना आकार है। ये कितना है? इतना है। 10⁻⁷ ऊपर माइनस किया, नीचे ले आओ। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 2। 10⁻⁷ है ना, 7 जीरो आ गए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 मीटर का, 1 मीटर का 2 करोड़वां भाग मोटाई में। 1 मीटर है ना, इसका 2 करोड़ भाग निकालो, 2 करोड़ हिस्सा। इतना पतला होगा, इतना पतला होगा कि नंगी आंख देख पाना संभव नहीं। इतनी पतली है सोने की पन्नी कि आप इसके आर पार देख लो भले। इसलिए मैंने इसको धातु की पन्नी या झिल्ली बोला है। क्या किया इस पे काम किया बंदे ने? क्या काम किया? इस रदरफोर्ड नाम के बंदे ने इस पन्नी के चारों तरफ एक लेपन कर दिया, एक मूलक का ऐसे लेपन किया। किस लिए? वो लेपन जो किया था वो लेपन था जिंक सल्फाइड का, ZNS। आगे फॉर्मूले सिखाऊंगा कैसे बनानी। अभी आप याद रखो जिंक सल्फाइड। इसे क्या पढ़ोगे? जिंक सल्फाइड पढ़ोगे। किस लिए किया? आपने प्रकाश टॉपिक में घटनाएं पढ़ी होगी, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब फैलना। ऐसे पढ़ते थे, प्रकाश की एक श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारा जाए, वैसा तरंगों में फैल जाती है, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष वगैरह में होती है। यहां पर प्रकाश का विक्षेपण नहीं हो रहा। यहां पर लेपन करने के बाद में इस बंदे ने इस पन्नी पर डाले एल्फा कण। नाम पढ़ेंगे, एल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, से एल्फा कण डाले एक साथ। कितने के डाले? 20,000 एल्फा कण डाले इस पन्नी पर। तो लेपन इसलिए किया है कि कण टकराते ही ना कोई चमक उत्पन्न हो जाए। चमक मतलब प्रकीर्णन। तो मॉडल का नाम पड़ा एल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, एल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? क्या किए? इस पन्नी पर इसने एक साथ 20,000 एल्फा कण डाल दिए। जिंक सल्फाइड ZNS यौगिक है, एक जिंक और सल्फर से बना हुआ। लेपन कर दिया, लेपन, ताकि कोई चमक आ जाए इस पन्नी पे। 20,000 में से अधिकांश एल्फा कण इस टाइप से इस सोने की पन्नी के पार निकल गए उस तरफ, ऐसे। 20,000 में से अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी के पार निकल गए उस तरफ। 12,000 कणों के बाद में एक कण ऐसा था जो जिस रास्ते पर गया था, जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते पर पुनः लौट आया। एक अल्फा कण ऐसा था जो यहां से कुछ अंश कोण पे इधर विक्षेपित हो गया। एक अल्फा कण ऐसा था जो यहां से कुछ अंश कोण पे इधर विक्षेपित हो गया। तो रदरफोर्ड ने कहा ये क्या समस्या है? 20,000 में से एक अल्फा कण तो जिस रास्ते पर गया उस पे वापस लौट आया, एक यहां से कुछ अंश कोण पे इधर मुड़ गया, एक यहां से कुछ अंश कोण पे इधर मुड़ा। तो उसने कहा पक्का यहां कुछ न कुछ है। उसने कहा यहां जो भी है वो खाली तो नहीं है, यहां जो भी है वो भरा हुआ है, ठोस है, सॉलिड भाग है। अगर खाली होता तो अल्फा कण पार निकल जाता। खाली नहीं है, टकराया, भरा हुआ था, ठोस, वापस लौटा। इस किनारे पे टकराया इसके तो इधर मुड़ गया, और इस किनारे पे टकराया तो इधर मुड़ गया। तो उसने कहा बीच में जो कुछ भी है वो खाली भाग नहीं है, वो भरा हुआ भाग है।
ठोस भाग है, तो इस बीच वाले भाग को नाम दिया गया धन आवेशित भाग। धन आवेशित भाग। इसी धन आवेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक का। इसी नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस शब्द दिया था हेनरी मोजले ने। इसी मोजले ने आपकी आवर्त सारणी भी बनाई है। आवर्त सारणी के जनक है पिता कौन है? हेनरी मोजले। इसी ने न्यूक्लियस बोला इसको। अब रदरफोर्ड ने एक खास बात बताई। मान लो मैं आपको एक खास बात क्या होता है, एक उदाहरण से समझाता हूं। आपको मैं एक गुब्बारा दूं, उस गुब्बारे में आपको बोल दूं हवा भर लो, हवा भर के बोल दूंगा इसको बंद कर दो, गांठ लगा दो। अब बोल दूं इसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है बताओ, आपको नए के बराबर नकार सकते हैं, नेग्लिजिबल है भाई, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, पर आप कह सकते नए के बराबर है, थोड़ा ही होगा। अब उसी साइज का दूसरा गुब्बारा दूं, उसमें बोलूं हवा भर लो, उसमें अब मैं कांच की गोली डाल दूं, आपको तो बंद कर दो, बोलो अब द्रव्यमान निकालो, तो कांच की गोली जिस गुब्बारे में उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, खाली जिसमें हवा है उसका ज्यादा होगा। तो गुब्बारे को तो मान लो आप परमाणु, कांच की गोली को मान लो नाभिक। तो अब मुझे एक बात बताओ, उस गुब्बारे का जितना द्रव्यमान आया है वो किसके कारण आया है? उस कांच की गोली कारण आया है। गुब्बारे का जितना द्रव्यमान आया वो आया किस कारण है? कांच की गोली कारण है। खाली चीज का तो कोई भार होता ही नहीं है। तो आप गुब्बारे को मान लो परमाणु, या परमाणु को मान लो गुब्बारा, नाभिक को मान लो कांच की गोली। तो रदरफोर्ड ने कहा खाली चीज का कोई भार नहीं होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, खाली है। अगर परमाणु का कुछ द्रव्यमान आता है तो पक्का किसके कारण आया? नाभिक के कारण आएगा, क्योंकि बाकी तो सारा खाली है, खाली चीज को भार होता ही नहीं। तो इसी नाभिक को आप परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इसी नाभिक को परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो चाहे बोलो आप नाभिक, चाहे आप बोलो धन आवेशित भाग, चाहे आप बोलो न्यूक्लियस, चाहे आप बोलो द्रव्यमान संख्या, एक ही बात है। पेपर में क्या पूछेंगे? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें केंद्रित होता है, किसमें निहित होता है, या परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर। उत्तर क्या होगा? तो अब आप एक चीज ढंग से समझ लेना, जब मैं कभी भी किसी भी परमाणु की चर्चा करूंगा, आपको बोलूंगा इसका द्रव्यमान कितना है, कोई परमाणु बोल दिया द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे द्रव्यमान कितना है, आप बोलोगे जितना इसका नाभिक है उतना है। परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो आप कहोगे जितना नाभिक है उतना है। तो नाभिक कितना है? नाभिक में दो कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन, तो जितने परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, जितने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो, द्रव्यमान आ जाएगा। किसी परमाणु में 7 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान हो गया 15 यूनिट। किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन है ना, और 8 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान होगा 14 यूनिट। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, या द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान कितना होता है? जितना उसका नाभिक होता है उतना होता है। तो नाभिक कितना होता है? जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उतना होता है। ठीक है, तो परमाणु के द्रव्यमान में दो ही जोड़े जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़ते? वजन देखो, नए के बराबर है, उतना वजन इसमें जोड़ो तो कोई फर्क पड़ेगा? ना जोड़ो तो कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जोड़ते। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, नए के बराबर है, जोड़ो ही मत, बाहर पड़ा रहता है। ये चीजें हैं सारी की सारी। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखो इस मॉडल में सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, अल्फा कण किसे कहती है? ये ध्यान, अल्फा कण क्या होता है? आवर्त सारणी में परमाणु पढ़ते हो, हाइड्रोजन पहला, 2 नंबर आता है हीलियम गैस, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस हीलियम, वायुयान के टायरों में हीलियम, प्रकृति की सबसे हल्की निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस हीलियम। ये जो हीलियम परमाणु आवर्त सारणी में आता है 2 नंबर पे, ऐसा हीलियम परमाणु है, आवर्त सारणी में 2 नंबर पे आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है। ये हीलियम का परमाणु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एक कक्ष खत्म, खाली हीलियम का ना बिगड़ गया, इसको अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा? +2। 2 नंबर पे आता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम +2, यानी इस हीलियम +2 या हीलियम परमाणु का नाभिक
यूं लिख सकते हो, हीलियम परमाणु का नाभिक, इसको कहते हैं अल्फा कण। पेपर में क्वेश्चन आता है अल्फा कण की तुलना किस परमाणु से की जाती है, उत्तर होगा हीलियम। किस आयन को अल्फा कण कहते हैं, हीलियम +2, बेरिलियम +2, आयरन +2, कॉपर +1, उत्तर होगा हीलियम +2। हीलियम +2 को अल्फा कण कहते हैं, तो बेरिलियम +2 को बीटा कण कहते हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि किस आयन को अल्फा कण कहते हैं, तो ये बताओगे। किस परमाणु को अल्फा कण कहते हैं, तो हीलियम। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इस मॉडल से क्या काम हुआ है, नाभिक की खोज हुई है और क्या हुआ है। पहला क्वेश्चन, नाभिक खोज किसने की, कैसे की, अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल से की है। ऐसे पूछेंगे नाभिक की खोज में किन कणों का प्रयोग किया गया था, अल्फा, बीटा, गामा, कैथोड। अल्फा। नाभिक की खोज में कौन सी धातु प्रयुक्त की गई थी, नाभिक की खोज में प्रयुक्त की गई सोना धातु का प्रभावी आकार कितना था। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, नाभिक की खोज में प्रयुक्त की गई सोना धातु के चारों तरफ किस मूलक का लेपन किया गया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस घटना की व्याख्या करता है, अपवर्तन की, प्रकीर्णन की, परावर्तन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, प्रकीर्णन की। ऐसे आ जाता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ना बोलो तो, ये भी ना बोलो तो, या ऐसे आ जाता पेपर में परमाणु की द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, या नाभिक में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण हैं। आपको बोला इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। उत्तर क्या होगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मोजले, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, नाभिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया, मोजले वैज्ञानिक था। हेनरी भाया तू मोजले, है ना, ऐसे याद रख लेना। ये था नाभिक, ऐसे काम किया था, बहुत बड़ी खोज थी। यहां तक हमने क्या पढ़ा, परमाणु खत्म हो गया हमारा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक होते हैं, परमाणु खुद होता है। यहां तक परमाणु पूरा खत्म हो गया, एक परमाणु पढ़ चुके हैं। ठीक है, नई क्लास में पढ़ेंगे। मिलते ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।